यार स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रिंस सर में। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं हमारे बगल की नज़ारे और पीछे की नज़ारे, ये नज़ारे आप देख पा रहे हैं। ये डल झील जम्मू कश्मीर की है। डल झील जो कि काफ़ी मनमोहक दृश्य है। आप लोग देख पा रहे होंगे कितनी ज़बरदस्त तरीका का मनमोहक दृश्य है। और यहाँ से आज आप लोग को कश्मीर का इतिहास बतलाने की प्रयास जो हमने बताया था, ये सीरीज चालू होगा जिसमें कश्मीर की इतिहास आप लोग को बतलाई जाएगी। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है जिस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं कश्मीर के इतिहास से। तो आप जैसा कि इतिहास में पढ़े थे कि कश्मीर की स्थापना अशोक ने की थी, है ना। कश्मीर जो नगर बसाया गया सम्राट अशोक के द्वारा कश्मीर नगर की स्थापना की गई। तो आप पुरातन काल से अगर जाए तो हम 500 ईस्वी से ही अगर देखें अगर कश्मीर के बारे में, तो यहाँ से भी राजतरंगिणी किताब जो है जिसे कल्हण के द्वारा लिखा गया उसमें पूरी बात को बतलाई गई है। तो यहाँ पर अगर राजतरंगिणी द्वारा जो लिखा गया है, जिस पुस्तक में बार बार लिखा गया, अशोक का जिक्र किया गया। अशोक ने बौद्ध मठों के लिए, बौद्ध धर्म की प्रचार प्रसार के लिए कश्मीर शहर की स्थापना की। किसकी स्थापना की? कश्मीर शहर की स्थापना की। तो मौर्य का बोलबाला कश्मीर में रहा। उसके बाद कनिष्क का बोलबाला रहा कहाँ पे? कश्मीर में। तो कनिष्क ने ही कनिष्कपुर नगर की स्थापना की। तो इससे पहले भी कुछ तो इतिहास रहा होगा। तो आपको मालूम होना चाहिए कि कश्मीर का नाम इससे पहले सत्यशीर था। कश्मीर का नाम इससे पहले सत्यशीर था। सत्यशीर का मतलब हुआ सातों ओर से, सभी ओरों से पानी से घिरा हुआ जगह, इसे ही सत्यशीर बोला जाता है। जिसे महर्षि कश्यप ने जिसे निकाला पानी से, इसीलिए इसका नाम कश्मीर पड़ा। तो ये महर्षि कश्यप के ही नाम पर कश्मीर नाम रखा गया। महर्षि कश्यप ने इसे निकाला। तो ये एक कश्मीर की घटना हुई और कश्मीर नगर की स्थापना सम्राट अशोक के द्वारा की गई। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है, ये याद रखेंगे एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से। तो ऐसे ही सिलसिला चलते गया। यहाँ मौर्य वंश आया, इसके बाद कनिष्क वंश आया, इसके बाद 3 वंश आए, काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से। एक वंश हुए कारकेट वंश, एक वंश हुए उत्पल वंश और एक वंश हुए लोहार वंश। ये 3 वंश कश्मीर में पढ़ना है हम लोग को। तो इस पार्ट में मैं तीनों वंश को बताऊंगा। अब कारकेट वंश की स्थापना दुर्लभ वर्धन ने किया। कारकेट वंश की स्थापना दुर्लभ वर्धन ने किया। तो ये छठी शताब्दी पूर्व, ईसा पूर्व में 6ठी शताब्दी का बात है कि कारकेट वंश के संस्थापक दुर्लभ वर्धन, और इसी के शासन काल में ह्वेंसंग आए। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ह्वेंसंग जो है किसके दरबार में आए? तो हर्षवर्धन के दरबार में आए। तो हर्षवर्धन तो उस समय दरबार था, भारत में शासन कर रहे थे हर्षवर्धन, उसके दरबार में। मगर कश्मीर में तो किसी का शासन व्यवस्था चलना चाहिए। तो उस समय कश्मीर में शासन व्यवस्था चलता था किसका? दुर्लभ वर्धन का शासन व्यवस्था चलता था। अब उसके बाद आए दुर्लभ वर्धन के बाद आते हैं अनंतनाग, आते हैं शेषनाग, आते हैं बहुत सारे शासन व्यवस्था आते हैं, जिसमें से एक तारापिंड नाम के एक शासक होते थे। जो तारापिंड, इतिहास में आपसे पूछा जाएगा कि कश्मीर के कौन से ऐसे क्रूर शासक थे, तो क्रूर शासक के नाम से तारापिंड जाने जाते थे। कौन जाने जाते थे? तारापिंड जाने जाते थे। इसके बाद आते हैं ललितादित्य। कौन आते हैं? ललितादित्य। ललितादित्य ने चंदेल शासक यशोवर्मन को हराया। यशोवर्मन कौन? तो एमपी के जो चंदेल शासक थे यशोवर्मन, पहले उनको वो हरा दिए। और उसको हराने के बाद क्या किए? उनसे सहयोग करके ये तिब्बतियों पर आक्रमण किए। किस पे आक्रमण किए? तिब्बतियों पर आक्रमण किए। तो दुर्लभ वर्धन ने यशोवर्मन की सहायता से तिब्बतियों पर आक्रमण किए। ये भी एक एग्जामिनेशन से क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ पर हुआ। और अंतिम शासक पूछता है इसमें किसका? आपको कारकेट वंश का अंतिम शासक होता है जयपिंड। कारकेट वंश का अंतिम शासक जयपिंड होता है। इसके बाद आता है उत्पल वंश आता है। कौन सा वंश आता है? उत्पल वंश आता है, जिसके संस्थापक अवंती वर्मन है।
आप लोग साइड का भी नज़ारा देखते रहेंगे, बड़ा अच्छा ही दृश्य लग रहा है। आप देखते हैं ये शिकारा बोट है, जहाँ अगर अगल बगल देख पा रहे होंगे तो ये शिकारा बोट सब है, आप देख पा रहे हैं। बड़ा मनमोहक दृश्य लग रहा है, एकदम लगे कि इसमें खो जाए। आप पूरी बातों को अगर अच्छी से देख पाए तो, है ना। अगर बात करें इसमें उत्पल वंश के थे अवंती वर्मन। ये शासक कौन थे? अवंती वर्मन। ये अवंती वर्मन को नहर निर्माण के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? नहर निर्माण के लिए जाना जाता है। अच्छा, अवंती वर्मन के शासक काल में सुई नामक एक मंत्री होते थे। कौन होते थे? सुई नामक एक मंत्री होते थे, जो क्या करते थे? नहर निर्माण का व्यवस्था वो करते थे। अब अवंती वर्मन ने एक अच्छा काम ये क्या किया कि बुल्लर झील में झेलम नदी का पानी आ जाता था। बुल्लर झील में झेलम नदी का पानी आ जाता था। अब वो पानी आ जाने के कारण वहाँ पे बाढ़ आ जाता था झेलम नदी में। तो ये अवंती वर्मन जी ने ही क्या किया था? अवंती वर्मन जी ने ये झेलम नदी को पार्ट बाय पार्ट से इधर उधर से डिस्ट्रैक्ट कर दिया, जिस कारण से बुल्लर झील में बाढ़ का पानी एकत्रित नहीं हो पाता था और वहाँ के लोग कहीं दूसरे जगह बसने को मजबूर नहीं हो पाते थे। तो ये अवंती वर्मन ने बहुत क्रांतिकारी काम किया था कश्मीर के लोगों को व्यवस्थित करने के लिए। अब अवंती वर्मन तो हुआ। अब अवंती वर्मन के बाद होता है इसके यहाँ पर एक शासन व्यवस्था होता है। बहुत सारे शासन व्यवस्था आते हैं। शंकर वर्धन आते हैं, इसी में आते हैं गोपाल वर्धन आते हैं। एक आते हैं गोपाल वर्धन। अच्छा, गोपाल वर्धन एक आलसी किस्म के शासन व्यवस्था थे। उसका शासन व्यवस्था था आलसी किस्म का था। अच्छा, इनकी जो शादी हुई थी सुगंधा नामक एक कन्या से इनकी शादी हुई थी, गोपाल वर्धन की। अब सुगंधा नामक कन्या से इनकी शादी हुई थी तो ये राजपाट को देखती थी। तो एक प्रभाकर नामक एक व्यक्ति के द्वारा गोपाल वर्धन की हत्या कर दी गई। गोपाल वर्धन की हत्या प्रभाकर नामक व्यक्ति से हत्या कर दी गई। और ये जो सुगंधा थी, सुगंधा की भी हत्या किसके नाम कर दी गई? प्रभाकर के नाम से। अब आपके दिमाग में आया कि सर आपने कारकेट वंश बताया, उत्पल वंश बताया, तो प्रभाकर ने जो हत्या किया तो उसके बाद लोहार वंश आएगा। तो ये क्यूरियोसिटी दिमाग में आएगी कि लोहार वंश आएगा। तो मैं आपको बता दूं कि लोहार वंश नहीं आता। इसके बाद क्या आते हैं, अब यहाँ पर देख सकते हैं, इसके बाद आते हैं क्या? क्षेमगुप्त आता है। अब क्षेमगुप्त का नाम आया। ये क्षेमगुप्त कौन है? तो ये क्षेमगुप्त जो है प्रभाकर का पुत्र है। ठीक है, प्रभाकर का पुत्र है क्षेमगुप्त। प्रभाकर ने तो हत्या कर दिया था किसको? सुगंधा को, गोपाल वर्धन को तो हत्या कर दिया। अब क्षेमगुप्त है प्रभाकर का पुत्र। अब क्षेमगुप्त का शादी होती है दो जगह ना, एक कई जगह दिद्या नाम दिया गया है और कई जगह विद्या नाम दिया गया है। तो आप नाम देख लेंगे, एक कन्या से विवाह होती है जिसका नाम दिद्या और कई जगह विद्या लिखा गया है। तो ठीक है, आप देख लेंगे नाम क्या है उनका। ठीक है, तो मैं अगर नाम बोलूँ तो दिद्या नाम से ही उनका संबोधन करते हैं, दिद्या नाम से ही। तो आप बता देते हैं, प्रभाकर का पुत्र क्षेमगुप्त का शादी होता है दिद्या से। अब दिद्या क्या करती है, आप समझिए कितना अच्छा। दिद्या थी लोहार वंश से। लोहार वंश से मतलब उसका मैके मतलब हो गया लोहार वंश से। अब वो क्या की, वो शासन व्यवस्था उसका इतना सत्ता से मोह था, दिद्या का इतना सत्ता से मोह था कि अपने ससुराल पक्ष के यहाँ तक अपने पुत्र का भी हत्या करवा दी। आप समझ पा रहे हैं? अपने पुत्र का भी, अपने सत्ता को पाने के लिए वो अपने पुत्र तक का हत्या करवा ली। और अपने ससुराल पक्ष के जो थे, मान लीजिए ससुराल पक्ष से जो मान लीजिए इनके भतीजा हुए चाहे जो भी हो, उन सब पोता हुए सबकी हत्या करवा दी। तो आप बता दें, दिद्या ने 980 ईस्वी से लेकर 1003 ईस्वी तक 23 वर्ष तक शासन व्यवस्था किया। और उस शासन व्यवस्था में अपने ससुराल पक्ष से सारे लोगों को हत्या करवा दी, जो कोई इस पर मतलब इस शासन व्यवस्था पर उनका अधिकार न रह पाए। तो फिर वो कौन से लोग होंगे? तो उन्होंने अपने भतीजा मतलब अपने भाई के बेटा को शासन व्यवस्था पर बैठाया। भाई के बेटा को शासन व्यवस्था पर बैठाया और वही लोहार वंश का स्थापना किया। और उसका नाम था संग्राम राज। क्या नाम था उसका? संग्राम राज। और संग्राम राज ने ही लोहार वंश की स्थापना की। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक और काफ़ी महत्वपूर्ण बात शायद आप समझ पा रहे होंगे हमारी बातों को। और जो लोग लिखना चाहते हैं एक डायग्राम बना के लिख पा रहे होंगे कि कैसे कैसे समझ में। तो आप समझ में आ गया कि ये दिद्या कैसी थी। संग्राम राज उनकी भतीजा थी और संग्राम राज ने
किसका ये स्थापना किया, तो लोहार वंश की। अब संग्राम राज के बाद इसमें बहुत सारे वंश आते हैं। इसमें एक के राजा होते हैं हर्ष। कौन होते हैं? हर्ष। और हर्ष के ही शासन व्यवस्था, हर्षवर्धन नहीं, हर्ष के ही शासन व्यवस्था में ही राजतरंगिणी लिखा गया। किसके द्वारा? कल्हण के द्वारा लिखा गया। तो आपको मालूम होना चाहिए कि राजतरंगिणी के लेखक कौन, तो कल्हण के द्वारा। और कल्हण लिखना चालू हुआ हर्ष के ही दरबार में, काफी इम्पोर्टेंट है। और कल्हण, हर्ष को क्या कहा जाता है मालूम है? रोम का नीरो बोला जाता है। रोम का नीरो, रोम का नीरो क्या मतलब? जब कहा जाता था कि ये मतलब इतना आलसी किस्म का ये था, और मतलब अपने शासन व्यवस्था, इसके शासन व्यवस्था में अकाल आ गया था। तो अंतिम में वो क्षतिपूर्ति करने के लिए हर्ष ने मंदिर मस्जिदों को लूटना चालू कर दिया और अपने शासन व्यवस्था को चलाना चालू कर दिया था हर्ष ने। और कहा जाता है नीरो, इस शब्द का प्रयोग किया जाता है रोम का नीरो इस शब्द में, कि कहा जाता है कि जब रोम में सुखाड़ पड़ा तो वहाँ के जो राजा थे वो हंस को दाना चुगा रहे थे, उनको मालूम ही नहीं चला कि हमारे शासन व्यवस्था में ऐसी स्थिति है। तो नीरो की उपाधि किसे दिया गया? कश्मीर का नीरो किसे कहा गया? तो कश्मीर का नीरो हर्ष को कहा गया। आपको महत्वपूर्ण टॉपिक, काफी महत्वपूर्ण टॉपिक, हर्ष को कश्मीर का नीरो कहा गया। और इसी के साथ ही आपके बाद ढेर सारे शासन व्यवस्था इसमें आते हैं। इसके बाद अंतिम शासन व्यवस्था था जयसिंह का। लोहार वंश के अंतिम शासक जयसिंह होते हैं। और जयसिंह जो होते हैं, तो जयसिंह के ही शासन व्यवस्था में राजतरंगिणी को पूरी तरह से कंप्लीट की जाती है। तो आपसे पूछेगा कि राजतरंगिणी किसके शासन व्यवस्था में लिखा गया? तो हर्ष के शासन व्यवस्था में। किसके द्वारा? तो कल्हण के द्वारा। और राजतरंगिणी पुस्तक कब कंप्लीट हुई? तो जयसिंह के शासन व्यवस्था में राजतरंगिणी को कंप्लीट की गई। तो ये आप जान पाए। अच्छा, एक बात आता है, क्या आता है कि आप देखिएगा धीरे धीरे आपको जब अशोक का बताया था, अशोक के बाद धीरे धीरे चौथी बौद्ध सम्मेलन कनिष्क के समय में कहाँ हुआ था? ये कश्मीर में ही हुआ था। उसके बाद से बौद्ध धर्म धीरे धीरे कम होते गया, बर्बाद होते गया। तब यहाँ पे कश्मीरों पंडितों का बोलबाला होने लगा, और कश्मीरी पंडितों का बोलबाला और हिंदूवादी संगठन बढ़ने लगे धीरे धीरे। अब हम इसके बाद आप बताते हैं लोहार वंश की समाप्ति कैसे होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं पूरे जोश खरोश के बाद। तब हम बताएंगे कि यहाँ पे कश्मीर के इतिहास में लोहार वंश के बाद मुस्लिमों का शासन व्यवस्था कैसे आता है। तब इसके बाद हमारी वीडियो आएगी एक, जिसमें राजा हरिश्चंद्र के बारे में बताया जाएगा, राजा हरि के बारे में बताया जाएगा, जिन्होंने कश्मीर में आज़ादी के समय में क्या रोल रहा था। फिर धारा 370, धारा 35, ये सारा कुछ बताए जाएंगे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पूरे एनर्जेटी के साथ। ये प्रयास हमारा कैसा लगा? हमारे पास न डिजिटल कैमरा है, न डिजिटल व्यवस्थाएं हैं, पर आवाज़ में, साउंड क्वालिटी में कुछ फ्लक्चुएशन आएगी। ये परेशानी आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए। हमें ज़्यादा तकनीकी जानकारी भी नहीं है कि कैसे एडिटिंग किया जा सकता है, कैसे वॉल्यूम कम किया जा सकता है। बस आप लोग तक हम अपनी बातों को पहुंचाना जानते हैं, बस ये पहुंचा दिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और यहाँ पर एक बार मनोरम दृश्य फिर से एक बार देख लें, काफ़ी मनोहर दृश्य है। धन्यवाद आप लोग का, बहुत धन्यवाद।